साउंड भी लिख कर रहा है, ठीक। बताइएगा, इंडियन पॉलिटी जो कि पहला सेक्शन संविधान, भारतीय संविधान देता है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण जो है उसको देखते हैं, यानी संविधान का विकास कैसे कैसे करके हुआ, जिसमें से सर्वप्रथम जो है 1757 की पलासी की लड़ाई होता है, ठीक है, जो कि डेट की बात यदि करें तो कब हो जाएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई हुआ था। किस लिए हुआ था? प्लासी की लड़ाई किस लिए हुआ था? तो ब्लैक होल की घटना के कारण हुआ था। ब्लैक होल की घटना जो कि कब हुआ था? 20 जून 1756 को। ध्यान रखिएगा डेट विद डेट, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। जो कि ब्लैक होल की घटना में क्या था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा जो है, यानी जो टोटल 146 अंग्रेज को पकड़ के लाके जो है एक छोटे से कमरा में बंद कर दिया गया था, जिसमें से मात्र कितना लोग जिंदा बचा था? 23 लोग जिंदा बचा था। याद कैसे रखना है इस चीज को भी समझिएगा। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई भी हुई है, और वही 23 से ध्यान रखना है कि 146 लोग में 23 दूना 46 भी होता है, तो 146 में मात्र जो है 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी लोग जो है मर गए थे। यानी छोटे से कमरे में यदि बंद कर देंगे, 2-3 दिन बाद खोला जाएगा तो कुछ ही लोग जिंदा बचेंगे, इसमें 23 लोग जिंदा बचे। उसके आगे चल के क्या होता है कि उस घटना को आंखों देखा हाल बताने वाला एक जो है ब्रिटिश पत्रकार था, जिसका नाम क्या था? हॉलवेल। तो इससे ध्यान रखना है कि ब्लैक हॉल की घटना बोलते हैं तो हॉल से हॉलवेल, यानी पत्रकार कौन था? हॉलवेल पत्रकार के द्वारा जो है उस घटना को देखा गया था, और उन्होंने बाद में जो है आंखों देखा हाल बताया था कि क्या क्या हुआ था उसमें। इसके बाद जो है जो कि इस घटना का कारण जो है आगे चल के जो है प्लासी की लड़ाई हुआ, और प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और ये सिराजुद्दौला जो था, ये कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो कि 1757 में जो है इसकी प्लासी की लड़ाई के अंतर्गत जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1757 के अंतर्गत इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने का कारण भी क्या था? इसे मार दिया गया था रास्ते में ही, और इसमें जो है युद्ध का जो है पहले से ही निर्णय ले लिया गया था कि इस युद्ध में क्या क्या किसके साथ मिलकर, तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, और सेनापति से ही जो है संधि कर ली जाती है कि इस युद्ध में उसको हरा देना है, और आगे चल के जो है तुम्हें जो है बंगाल का नवाब बना देंगे। और इसी तरह किया गया। और इसमें जो है सिराजुद्दौला का एक व्यक्ति होता है जो कि विश्वासघात नहीं करता, यानी उसके समर्थन में कौन आता है? मीर मदान आता है। मीर मदान आता है जो कि इसके साथ में आता है, बाकी सब जो है विश्वासघात करता है। फिर आगे चल के जो है इसी घटना का बदला लेने के लिए जो है आगे चल के क्या होता है, जो 1757 में फिर बना देता है किसको नवाब? तो अब सिराजुद्दौला खत्म, मीर जाफर को बनाता है। और मीर जाफर को जब बंगाल का नवाब बनाता है 3 साल के बाद, यानी 57 से 60, 1757 से 60 तक मीर कौन रहता है? जाफर रहता है। फिर मीर जाफर जो है थोड़ा अपने मनमानी कर देता है, तो मीर जाफर को हटा के मीर जाफर का ही दामाद होता है कौन? मीर कासिम, जिसे जो है फिर से जो बंगाल का नवाब बनाता है मीर कासिम को। और मीर कासिम भी जो है राजधानी को जो है जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर जब स्थानांतरित कर देता है, तो फिर मीर कासिम को भी हटाकर सोचा इससे बढ़िया इसका ससुरे था, ठीक है। फिर जो है मीर जाफर को जो है फिर से बना देता है, और जो कि कितना में 1757 से 60 तक वो रहा, फिर 60 से 63 तक जो है फिर मीर जाफर आता है। इसीलिए इतिहास में कहीं कहीं पे जो है क्लाइव का कुत्ता किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है, यानी क्लाइव जैसा कहा वैसा करते गया। तो रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार जो है कब आया था? 1765 में, ठीक है, जो कि बंगाल का गवर्नर के रूप में जो है शपथ लिया है, कहने का मतलब 1765 में। और 1765 में क्या करता है बंगाल के गवर्नर के रूप में? इसके द्वारा द्वैध शासन की नीति को लागू किया जाता है। कहां में? बंगाल में। द्वैध शासन की नीति बंगाल में कब लागू किया? 1765 में। और 1765 के बाद जो है द्वैध शासन, यानी द्वैध शासन की नीति को समाप्त करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि कब समाप्त किया था? 1772 में। ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह यानी 7 साल बाद, ठीक है। 65 में 7 जोड़ते हैं कितना होता है? 72। यानी बंगाल से जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि इसमें जो है मीर कासिम को जो हटाया था, यानी जो मीर जाफर का दामाद था, तो मीर कासिम के दिमाग में चल रहा था कि हमें हटा दिया है, तो यानी तो इसके दिमाग में जो चल रहा था कि हम बदला कैसे ले। सोचा कि अंग्रेज से तो जीत सकता नहीं था अकेला,
ठीक है। तो मीर कासिम के द्वारा जो है एक त्रिगुट सेना का गठन किया जाता है, त्रिगुट का गठन किया जाता है, जिसमें तीन होता है। एक तो पहला तो मीर कासिम की करते हैं, मीर कासिम, और जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। एग्जाम में फंस जाता है क्वेश्चन कि बक्सर की लड़ाई में जो है कौन था, ठीक है, जो बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन होगा, आप लोग बताइएगा सोच के। मीर जाफर होगा ना, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। बक्सर की लड़ाई में मीर जाफर हो जाएगा बंगाल का नवाब, और अपदस्थ नवाब कौन हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा अपदस्थ नवाब। और मीर कासिम अपदस्थ नवाब, इसके साथ साथ एक है अवध के नवाब जो थे शुजा उद्दौला। कौन थे, अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ। और एक किसको शामिल किया है, मुगल बादशाह, जो कि बक्सर की लड़ाई के समय शाह आलम द्वितीय, बक्सर की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय था। और शाह आलम द्वितीय जो है इस युद्ध में जो है शामिल होता है। तो तीन कौन, त्रिगुट में कौन कौन आ जाएगा, इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आके बैठ जाइए, ठीक है। कौन आ जाएंगे, शाह आलम द्वितीय, और दूसरा कौन होंगे, मीर कासिम अपदस्थ नवाब, और तीसरा की बात करें तो अवध का नवाब शुजा उद्दौला। तो सिराजुद्दौला और शुजा उद्दौला में भी कंफ्यूजन होता है, इसको भी क्लियर करके रखिएगा। सिराजुद्दौला और शुजा उद्दौला देखने में ऐसे ही लगता है और एग्जाम में फंस जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शुजा उद्दौला जो था वो कहाँ का था, अवध का नवाब था, और सिराजुद्दौला कहाँ का था, बंगाल का नवाब था। ये ध्यान रखना। सिराजुद्दौला की मृत्यु भी ऐसे कब हो गया था, 1757 में ही हो गया था। यहां तक तो क्लियर होगा। चलिए, इसके बाद जो है बक्सर की लड़ाई कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और यहाँ के बाद जो है अगला एक ही बार जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कब आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत जो है सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जिसमें जो है प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे, तो सर एलिजा इम्पे जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो कौन कौन, ठीक है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, चेस्टर, लिनेस्टर, हाइड, ठीक है। पूरा ऐसे बोला जाए तो चैम्बर्स होता है, लिनेस्टर होता है, हाइड होता है, ठीक है। तो हम अपने भाषा में ध्यान रखना है, चेस्टर, लिनेस्टर, हाइड, ये 3 हो गया, और एक एलिजा इम्पे जो हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे जो है इसी के तहत जो है और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है, हाँ, ब्रिटिश सरकार को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो है नियंत्रण सशक्त हो गया था, ठीक है, नियंत्रण सशक्त हो गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कुछ नहीं पूछा जाता है। और अंग्रेजों का, यानी कहने का मतलब संविधान का विकास का पहला ये 1773 का अधिनियम आता है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चल के आता है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और जैसे बोलने पे ही लगता है, सेटलमेंट का मतलब होता क्या है, जो भी गड़बड़ी होगा उसको सही कर देना। तो गड़बड़ी होगा सही कर देना, इसका मतलब क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है जितनी भी कमियां थी उन कमियों को जो है दूर किया गया था। किसके माध्यम से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कब आया था, 1781 में आया था। मतलब सीधा समझना, नया चीज ज्यादा दिन, कितना दिन चलता है, 9 दिन, सीधा सीधा 9 दिन से ध्यान रखना है। 73 में 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 82। समझिए कि 9 दिन भी नहीं चल पाया, 1 साल कम करते यानी 81 तक। 1781 में जो है यानी 73 8 81 हो जाता है, तो यानी 8 साल में ही समाप्त हो गया। उसके जगह पे जो भी चेंजिंग करना था उसमें किया गया। विशेष इसमें कुछ जानना नहीं है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सीधा सीधा पूछा जाता है कब, 1781। अगला फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और जिसके तहत जो है कंपनी के शासन को चलाने के लिए 2 पद जो है गठन किया गया था, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC शॉर्ट में बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था। देखिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो क्या राजनीतिक मामले को देखता था। किस मामले को देखता था, राजनीतिक मामले को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले को देखता था, व्यापारिक मामले को देखता था। सीधा सीधा समझिएगा, कंट्रोलर क्या, जो कंट्रोल करने का काम करता है उसको क्या होगा, राजनीति ज्यादा करता है। सीधा सीधा समझिए, जो कंट्रोल, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इधर उधर तभी कंट्रोल हो पाएगा। तो वही चीज समझना, कंट्रोलर क्या करेगा, राजनीतिक मामला को देखेगा, और डायरेक्टर व्यापारिक मामला को देखेगा, ठीक है।
और आगे इसके बाद आता है 73 के बाद जो है 20-20 साल पे एक्ट जो आते रहा है, तो 73-20 करते हैं 93 होता है। तो 1793 का चार्टर अधिनियम आता है और इसके तहत जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का जो है वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लग गया था। यानी ये पूछा गया कि भारतीय राजस्व से जो वेतन जो है, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यानी नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, उनका जो है राजस्व यानी कहा भारतीय राजस्व से वेतन कब से दिया जाने लगा, तो 1793 के एक्ट से दिया जाने लगा था। ठीक है। और 93-20 करते हैं कितना होता है 1813, और 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ है कि सर्वप्रथम जो है भारतीयों के लिए शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया का जो है प्रति वर्ष का ब्याज दिया गया था। कब से? 1813 के चार्टर एक्ट से ही दिया गया था। इसके बाद पूछा जाता है भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन किस एक्ट के तहत से, तो 1813 के चार्टर एक्ट से ही भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन भी दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है चीन के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें कि किस किस के क्षेत्र में व्यापार में, तो चाय और चीनी के व्यापार को ही 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, बाकी व्यापारों को जो है समाप्त कर दिया गया था। जी, बाकी अन्य व्यापारों को जो है समाप्त कर दिया गया था। बचा और कौन था, ये ध्यान हो गया कि चाय और चीनी के अलावा बाकी सभी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब? 1813। और वो जो चाय और चीनी के व्यापार का एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 1833। और 1833 में जो है ब्रिटिश के साथ जो है यानी जो है ईस्ट इंडिया का जो है व्यापार पूर्ण रूप से जो है खत्म कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, एक एक लाइन पढ़ते होइएगा खत्म हो जाता होगा, वो कहानी की टर्म में थोड़ा समझ लीजिएगा। और 1813 से रिलेटेड यही सब इम्पोर्टेंट था। इसके क्या हुआ वो तो पहले ही बता दिए कि एक शिक्षा पर जो है भारतीयों के लिए 1 लाख रुपया का ब्याज जो है यानी देने का जो है बजट में चर्चा की जो है 1813 के तहत। ठीक है, फिर आगे आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि भारत सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कब कर दिया गया था? 1833 के। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, ये ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कभी कभी पूछ देता है, तो कब से कब तक होगा? 1828 से 1835 तक। 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, हाँ इससे पहले ही बता दिए थे कि जो व्यापार को जो है यानी इसके द्वारा जो व्यापारिक अधिकार को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी है। और जो है कंपनी का कार्य जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है मात्र भारत पर जो है शासन करना रह गया था। पहले यानी व्यापार खत्म हो जाएगा तो क्या रह गया, तो उसके बाद कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया कि हमें भारत पर शासन करना है, यानी व्यापार नहीं अब शासन करना है। और इसके तहत जो है इसी के साथ साथ जो है 1843 में भारत में दास प्रथा का अंत होता है, जो कि एलन बरो के द्वारा, ठीक है, एलन बरो के द्वारा होता है 1843 में। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत जो है समाप्त होता है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ही समाप्त होता है। और इसी के साथ साथ जो है एक विधि आयोग का भी गठन किया गया है 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जो कि 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला फिर है ये जो है 33 के बाद 20 साल जोड़ते हैं, फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें भी विशेष इंपोर्टेंट नहीं होता है, बट एक है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको? तो चार्ल्स वुड के नीति को जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो कि कब आया है? 1854 में आया है। किसके तहत आया है? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत आया है। ठीक है, और इसी के तहत जो है 1854 में एक मैकाले समिति का भी गठन किया जाता है। हाँ, 18 मैकाले समिति का भी गठन किया जाता है, और जो चार्ल्स वुड के जो कहा जाता है उसके लिए लॉर्ड मैकाले को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। कब? तो मैकाले कमीशन 1854 में ही, और इसी 53 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो है यानी पहले जो है सिविल सेवाओं यानी सेवाओं में जो है
जो यानी कि नियुक्ति जो होता था वो किसके तहत होता था, तो ऐसे ही डायरेक्ट होता था। तो सर्वप्रथम जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे जो है हुआ था, वो भी 1854 में हुआ था। किसके अकॉर्डिंग जो है, 1853 के अकॉर्डिंग। यानी समझिएगा सिविल सेवाओं में यानी जो है भर्ती के जो आधार को जो है प्रतियोगी परीक्षा को लिए बनाया गया था। कब, 1853 के एक्ट के तहत 54 से। ठीक है, चलिए आगे फिर आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। और ये 1858 में क्यों आया था, क्योंकि 1857 के क्रांति को लेकर आया था, जो कि 1857 की क्रांति को लेकर आया था। और इसमें जो है महारानी की घोषणा पत्र को जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। और 1858 के अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था कि भारत के जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया था, भारत का वायसराय किया गया था। और महारानी का जो है यानी महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री भी घोषित किया गया था 1858। कहीं कहीं 76, 77 भी देता है, देखिए वो समाप्त करने वाला है, समझिए 1876, 77 भी देता है, जिसे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की। सुन लीजिए पहले दोनों, देखिए लैंग्वेज देखिए कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें इसलिए देता है, एक जगह है नियुक्त किया गया, एक जगह है घोषणा किया गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक बार कि भारत ये जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, यानी कब घोषणा किया गया, तो 1858 के एक्ट के तहत ही है। और इसे कब नियुक्त किया गया, तो 1876 में। ठीक है, ये क्या, हाँ ये क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे जो है और जो है भारत में जो है मंत्री पद की जो है व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था जो है किस अधिनियम के तहत है, तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, हाँ, और मुगल साम्राज्य के पद को जो समाप्त किया गया, जो कि अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, रंगून में हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है भारत का जो है शासन व्यवस्था को लेकर जो है, यानी भारत का जो है शासन जो है कंपनी के हाथों से लेकर किसके हाथों में सौंप दिया गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि जो है 1858 में जो है महारानी की विक्टोरिया की घोषणा पत्र को जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था, पर कहां से पढ़ा था, इलाहाबाद हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद से जो है पढ़ा गया था। ठीक है, और जो है आगे चल के जो है भारत में जो है शासन संचालन के लिए जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में जो है भारत का राज्य सचिव पद, जो कि आगे चल के जो फेमस हुआ था 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आता है। उसमें जो लॉर्ड मार्ले, मिंटो द्वितीय तो जानते हैं क्या था, भारत का वायसराय था, लेकिन लॉर्ड मार्ले कौन था, तो वही भारत का जो है सचिव था ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में। तो यानी भारत सचिव का पद जो है किस अधिनियम के तहत बना था, तो 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत का जो है राज्य सचिव का पद जो है 1858 के तहत बना था। हाँ, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है समाप्त भी 1858 के तहत ही किया गया था। ठीक है, और आगे चल के आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से जब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया कब, तो वो 1884 देता है, 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीट रूप से जो है भंग कर दिया गया था। तो ये 1858 का अधिनियम था, सभी लोग ध्यान से समझ लिए होंगे। एक बार कोशिश करिएगा दोबारा जो है एक नजर अपने से पढ़िएगा या पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान कर रहे होंगे। ठीक है, अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, और इसी के तहत सबसे इंपोर्टेंट आता है जो एसआई मेंस में या फिर बीपीएससी एग्जाम में कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से है, यानी तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही है। ठीक है, हाँ, गवर्नर को 1861, राष्ट्रपति को 1935, सुन लीजिए। ठीक है, 1919, नहीं ऐसा नहीं है, आप सुन लीजिए क्या हुआ, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत है, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो है ये 1861 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और अध्यादेश की जो अवधि था यानी मैक्सिमम अवधि 6 महीने का हुआ करता था। अध्यादेश की अवधि कितना मंथ, 6 मंथ हुआ करता था। ठीक है, और अभी जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उनका जो मैक्सिमम अवधि कितना है,
सप्ताह 7 सप्ताह है, ध्यान रखिएगा। 7 सप्ताह 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह 42 दिन है, उल्टा बोला गया। 6 सप्ताह है अध्यादेश की अवधि। अभी राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, उनके अध्यादेश का मैक्सिमम अवधि जो है कितना है, 6 सप्ताह है, यानी 42 डेज है। और पहले उसमें जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला था, वो कितना दिन था, 6 महीना अध्यादेश की अवधि था। ठीक है। और जो है अगला जो है, इसके द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल भी किया गया था। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था कि भारत का जो है शासन व्यवस्था किस तरह से चलेगा। ठीक है। उसके लिए भारतीय प्रतिनिधि को व्यवस्था शामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। इसके बाद एक पोर्टफोलियो प्रणाली पढ़े होंगे, जिसे हिंदी में विभागीय प्रणाली बोला जाता है। और विभागीय प्रणाली का शुरुआत कब हुआ है, यह भी 1861 में ही हुआ है। हाँ, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का काल ही है 1856 से लेकर 1862 तक। तो कौन होंगे, लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। और उसी में बताए थे कि भारत का जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय, जो कि बनने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं, क्योंकि 1858 में चेंज हुआ है और 1856 से लेकर 62 तक तो यही रहे। अगला है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 1862 में भारतीयों में जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। यानी 3 व्यक्ति को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। किसको किसको, एक था जो बनारस के राजा को, और दूसरा था पटियाला के महाराजा, और तीसरा जो था सर दिनकर राव। इन तीनों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब, तो 1862 में। ठीक है। फिर आगे चल के आता है 1873 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। 1873 ईस्वी का अधिनियम जो आता है, और इस अधिनियम के तहत जो है, इसी अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से जो है भंग कर दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब, 1 जनवरी 1884। किस एक्ट के तहत, तो 1873 के एक्ट के तहत। ठीक है। विशेष इसमें कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। अगला है शाही उपाधि अधिनियम एक आया है, जो कब आया है ये बताना है। तो शाही उपाधि अधिनियम आया है, वो कब, 1876 में आया है शाही उपाधि अधिनियम। ठीक है। और इसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पे घोषित ही लिख दिया है, 14 अप्रैल है, 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया है। यहाँ पे घोषित देता है, कहीं पे, ठीक है, कहीं पे नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पे यदि घोषित दे रहा है तो 1858 में नियुक्त किया गया था। ठीक है। नियुक्ति यानी पहले लेकिन घोषणा होगा फिर नियुक्ति होगा ना, ये उल्टा दे रहा है। ठीक है। और बहुत जगह इसका लुसेंट में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला में वहां पे कुछ और देता है, दृष्टि में कुछ और देता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ये सदा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा लेके चलिएगा। 1858 एक्ट अधिनियम जब आएगा 1858 होगा। और शाही उपाधि अधिनियम है तो ये 1876 है, ये ध्यान रखना है। अगला है, फिर इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। इसलिए इंपोर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो है बजट पर बहस करने का अधिकार जो है 1892 के एक्ट के तहत ही दिया गया है। ब से बजट, ब से बहस, ब से 92, ये तीनों ध्यान रखिएगा। बजट पर बहस 1892 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत जो हुआ था वो भी 1892 हाँ 1892 में ही जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। अगला फिर आता है 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आता है, जो कि जिसमें जो है यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। तो पृथक में क्या हुआ, हाँ वही पृथक निर्वाचन किसके लिए आया था, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आया था। ठीक है। और आगे चल के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में जो है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था। 1909। ठीक है। 1909 का ही अधिनियम था जो सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था, क्योंकि 1909 में चला और फिर 1919 में अधिनियम आ जाता है। मात्र 10 साल के अंतर में ही खत्म हो जाता है। बाकी सब 20 साल तक रहता था, 20 साल पे चलता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का।
ठीक है। तो ये जो है कब जो है 1909 का अधिनियम जो है सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। आगे चल के जो है 1919 का फिर भारत शासन अधिनियम आता है 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। क्या हुआ? 1935 में इसमें तो नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारा चीज है इसको लेके परेशान है। पहले एक बार लुसेंट को अभी लेके चल रहे हैं ना, लुसेंट को बढ़िया से कर लीजिए। अब बता रहे हैं लुसेंट को बढ़िया से कर लीजिए, एक बार सिर्फ सुन लीजिए। इसके बाद इससे जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कम से कम 500 क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो कि अदर जो है यानी सभी बुक को लेके, जो यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, टेस्ट और डिस्कशन दोनों चीज करवा देंगे। भले ही 2 दिन 3 दिन समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा इन फ्यूचर। ठीक है। नहीं तो पता चलता है इसी चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, पता चलता है जैसे पढ़े वैसे ही जाते जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1919 के तहत जो क्या हुआ था कि प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी विधानसभा को यानी जो इसे 2 भागों में बांटा गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना कब हुआ? 1919 में। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। जो केंद्र में जब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था आएगा तो 1919 ध्यान रखिएगा, और केंद्र में द्वैध शासन की बात करते हैं तो 1935 हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन कब हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। ठीक है। और एक कंफ्यूजन आगे चलता है, प्रांतीय स्वायत्तता की जो है घोषणा, ये 1935 हो जाएगा। बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा और हमेशा होगा। एक बार क्लियर कर लीजिए, प्रांतीय स्वायत्तता 1935, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, और एक था जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका तो 1919 हो जाएगा। ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है, 1-2 बार नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, अपने क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव बनना। हाँ। और आगे चल के जो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। ठीक है। और आगे चल के जो है प्रांतीय विषयों को जो है 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित दूसरा हस्तांतरित। ये किस अधिनियम के तहत है? ये भी 1919 के अधिनियम के तहत है। जो प्रांतीय विषयों को जो है 2 विषयों यानी 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक आरक्षित दूसरा हस्तांतरित, या फिर उसे आंतरित भी कहा जाता था। ठीक है। अगला जो है जैसे आरक्षित विषय में आता था वित्त भूमि वगैरह जो है, या अकाल सहायता, ये सब जो है आरक्षित विषय में आता था, और हस्तांतरित में शिक्षा पुस्तकालय वगैरह जो है वो सब ही आता था, हस्तांतरित में आता था। आगे चल के जो है पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, यानी केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग जो है कब किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। ठीक है। 1919 में ही किया था। ठीक है। बजट 1933 में था, पूरा संपूर्ण देश के लिए एक बजट बनाया। देखिए वो संपूर्ण देश के लिए बजट है 1933 की 37 नहीं, देख लीजिएगा। नहीं इसमें नहीं होगा। ठीक है। आगे समझिएगा, एक 1919 का अधिनियम है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। जहां से जो इंपोर्टेंट है उस चीज को लेके चलिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, महिलाओं के लिए जो है वोट देने का अधिकार 1919 का अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है सिविल सेवा या जो है ये देखते हैं वर्तमान में जो है जो सिविल सेवा यानी यूपीएससी की बात करते हैं, तो यूपीएससी में पहले यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग नहीं होके सीधा लोक सेवा आयोग था। और लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 1926 में किया गया था, जो कि 1919 के अधिनियम के तहत थी। और इसी के तहत जो है एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम ली कमीशन, जिसका गठन 1923-24 में, और ली कमीशन के सिफारिश पर ही 1926 में सिविल सेवा का गठन किया गया था। ठीक है। लोक लेखा समिति 1922 में इसी के तहत, हाँ इसी के तहत है। लोक लेखा समिति 1922 में इसी के तहत उसका भी गठन किया गया था। ठीक है। बहुत सारा चीज है। अगला बताइएगा 1919 के अधिनियम के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। ठीक है। लॉयड जॉर्ज था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ठीक है।
और 1919 में जो है भारत का राज्य सचिव कौन था ब्रिटेन में? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड था, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा, जो ब्रिटेन में राज्य सचिव था। ऐसे देखिए नाम में ही स्पष्ट है ना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू जो था वो क्या था, वहां सचिव था, और यहाँ जो है चैम्सफोर्ड जो था यहाँ भारत का वायसराय के रूप में था। आगे जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम देख लेते हैं। ठीक है, आधा घंटा तो बीत गया ना इसी में। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसके तहत जो है कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूचियां, तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां इसके तहत गठित किया गया था। और इसी के तहत पहले ही बता दिए थे कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में ही, और जो है केंद्र में द्वैध शासन 1935 में ही। ठीक है, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 में ही हुआ था, जिसमें जो है अखिल भारतीय संघ में कुल कितना, तो जो है 11 ब्रिटिश प्रांत था और 6 जो है कमिश्नरी क्षेत्र था। 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र को मिलाकर जो है अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। बर्मा को जो है विलय किया गया था 1937 में, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। ठीक है, और 1937 में जो है 35 के अधिनियम के तहत ही जो है पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ था, जो कि टोटल कितना प्रांतों में चुनाव हुआ था, 11। ठीक है, और 11 प्रांत में कुल कितने प्रांत में कांग्रेस का, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार था, 3 में अन्य था, जिसमें से 8 में भी जो है 6 में पूर्णता और 2 जगह गठबंधन की सरकारें बनी थी। और ये आगे चल के जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है, कब, तो 1 सितंबर 1939 को जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है। उसी समय जो है भारतीयों को उस सेकेंड वर्ल्ड वार में बिना पूछे यानी सोचे समझे उसमें झोंक दिया जाता है, जिस कारण से जो है कांग्रेस के 8 मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे दिए जाने के कारण उसी दिन जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो कि किस दिन घोषणा किया था, तो 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ये भी समझ गए यार क्यों मनाया था, क्योंकि कांग्रेस इस्तीफा दिया तो सोचा क्या बचा कौन, तो अपना अधिकार होगा मुस्लिम लीग। ठीक, और आगे चल के जो है प्रांतीय स्वायत्तता बताई थी, केंद्र में द्वैध शासन हो ही गया। और 1935 के अधिनियम को जो है गुलामी का अधिकार पत्र जो है किसके द्वारा कहा गया था, JL नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ठीक है, हाँ, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये JL नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, और अंबेडकर जी के द्वारा भी कुछ कहा गया था। नहीं, अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि मुझे जो है इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगना है। ठीक है, कि जो है संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। कहने का मतलब इसे क्षमा नहीं मांग रहे, इसीलिए मांग रहे कि इसी के एक भाग को जो है फिर बाद में संविधान में, जो आप जानते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, 1935 के एक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए इनके अकॉर्डिंग जो है मुझे कोई क्षमा नहीं मांगना है, ये सही था। ठीक है, अगला जो है संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा, संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत 37, 2 साल बाद। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन कब, 28 जनवरी, यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अब संविधान लागू तो हो गया, फिर समझ में आया संविधान का रक्षक कौन हो गया, रक्षक की बात करते हैं तभी पढ़ते हैं ना, संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक माना जाता है। तो रक्षा करने के लिए जो है 2 दिन बाद जो है 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। और भारत परिषद का अंत जो है 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। अब एक प्रश्न ये बताना है कि 1919 का अधिनियम को जो है जांच पड़ताल करने के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम बताना है, साइमन कमीशन, जो कब आया था, 1928 में आया था। और ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, ध्यान रखना है 8 नवंबर 1927 को, 8 के बाद 9 करेंगे, 8 हो जाएगा डेट, 9 से नवंबर हो जाएगा और 1927 साइमन कमीशन की
नियुक्ति हुई। और साइमन कमीशन टोटल 7 सदस्यीय था और जो है इसे 3 फरवरी 1928 में जो है भारत आगमन होता है और आगे चल के यानी भारतीयों के विरोध के बावजूद भी जो है अपना रिपोर्ट का प्रस्तुत करता है। तो 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा 8 तारीख 24 3 27, ठीक है। 8 नवंबर 3 फरवरी 8 तारीख 24 और 3 जोड़ेंगे 27 यानी 27 फरवरी 1930 को जो है अब 27 मई 1930 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और आगे चल के जो 1935 का अधिनियम आता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 1935 का अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो 1935 का अधिनियम जो था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन किसके लिए? तो 1919 के अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए कि यानी कि जो उसके जो लागू करने के बाद क्या क्या चेंजिंग आया है, यानी क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, तो उसके लिए गठित किया गया था। और वो जो रिपोर्ट दिया 1930 में, इसी पे आधारित जो है 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 आया। आगे जो वायसराय गवर्नर जो है यानी 1858 के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। और इसका नाम बदलकर आप अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं, अगर भारतीय नहीं लगा हुआ है तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ही बोलते हैं। अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अब मन में एक कंफ्यूजन यही आता होगा कि ये था तो वायसराय, फिर ये गवर्नर जनरल में कब बदल गया, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये जान लीजिए 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो आया था, उसी के तहत जो है भारत के वायसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बताइएगा अगला जो है सिलाहट जिले जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो प्रवृत्त होने के पूर्व जो है ये जनमत संग्रह जब हुआ था तो किस देश के? तो पाकिस्तान के साथ जो है ये अपना वोट दिया था, ठीक है। चलिए क्या हुआ? सिलहट जिला पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। असम के सिलहट क्षेत्र पड़ता है। अगला बताइएगा भारतीय संविधान की रचना जो हुआ था जिसमें जो है कैबिनेट मिशन का जो है आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। और एक क्रिप्स मिशन था, वो लाइव बोले डेट जान लीजिए, ये 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन आया था, 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन आया था। ध्यान रखिएगा डेट की बात, तो जो पहले है वो पहले आया है, जो बाद है वो बाद में आया है। यानी डेट भी 23 मार्च फिर बाद में 24 मार्च, 23 मार्च 1942 और फिर 24 मार्च 1946 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो है ये कैबिनेट मिशन में जो सदस्य था ये कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य थे, कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। इसके बाद जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और इनके साथ साथ एबी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्य कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, तीनों शॉर्ट में भी याद रखिएगा तो ऑप्शन से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 नाम दिया हुआ रहता है, इनमें से कौन सा क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आगे बताइए भारत के लिए जो संविधान सभा की रचना हेतु जो है सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में दिया गया था। और आगे चल के जो है एक वामपंथी नेता के द्वारा जो है एम एन रॉय के द्वारा जो है कब दिया गया था? 1934 में, 10 साल बाद 1934 में, ठीक है। अगर संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था? 389 निश्चित की गई थी। और निश्चित की गई थी 292 ब्रिटिश प्रांत से था, 4 था जो है 4 कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर से था, और 93 जो है वो देसी रियासतों से था, ठीक है। ध्यान रखिए कैसे कैसे 292 आसानी से याद कर सकते हैं। जो 292 कहां से था? तो ब्रिटिश प्रांतों से था। 292 हो गए, एक बढ़ाइएगा 92 में 93 हो जाएगा। 93 कहां से था? तो देसी रियासतों से था। और 4 बच गया जो कहां से था? तो चीफ कमिश्नर से था। ये आसानी से याद कर सकते हैं। 292 एक एक्स्ट्रा करते हैं 93, 92 में एक एक्स्ट्रा करते हैं 93 क्या हो जाएगा? देसी रियासत से। और 4 बचा वो कमिश्नरी क्षेत्र से। टोटल कितना निश्चित किया गया था? 389 किया गया था। और आगे चल के जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो 46 में जो है
यानी जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। कितना? 389 प्रांतों में से जो है 389 प्रांतों के लिए जो है 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, जिसमें से मुस्लिम लीग कितना? 73 ना, मुस्लिम लीग 73, 208 कांग्रेस, 208 ठीक है, 208 कांग्रेस हो जाएगा, 73 मुस्लिम लीग हो जाएगा और 15 जो है अन्य हो जाएगा। ठीक है, अन्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, और आगे चल के जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होता है? फिर 9 जनवरी बोलते हैं, कंट्रोल 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है, जिस बैठक में कुल कितने लोग भाग लेते हैं? 211 लोग जो है संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग लेते हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 महिलाओं हो जाएगी, 9 महिला हो जाएगी। ठीक है, 9 महिला हो जाएगी। प्रथम बैठक में 9 महिला भाग ली है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आगे चलकर जो है संविधान सभा के प्रथम बैठक की ही अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और इनका जो है अध्यक्षता के लिए जो है निर्वाचन किस आधार पे, यानी चुना किस आधार पे चुना गया था? तो वरिष्ठ सदस्यों के आधार पे चुना गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष के लिए जो है किन्हें नामित किया गया था? जो कि अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में। गलत हो जाएगा, बताते हैं। संविधान सभा के जो है प्रथम बैठक में जो है किस व्यक्ति को जो है जो उपाध्यक्ष, वो अस्थायी उपाध्यक्ष के लिए चुना गया था? नहीं, गलत है, अंग्रेजी नाम है। क्या हुआ? हम बताते हैं, अब एकाएक पूछने से पहले माइंड में था, गायब हो गया है। बताते हैं, फ्रैंको ऐसे करके ही है कुछ। ठीक, फ्रैंको कुछ है, आगे नाम हम कल बता देंगे आप लोग। नहीं, मार्टिन नहीं है, वो आ जाएगा, बता देंगे आपको, आराम से रहिए। आगे बताइएगा अगला। नहीं, देखिए संविधान सभा के हम अभी क्या पूछे हैं कि संविधान सभा के जो है प्रथम बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष के लिए किन्हें मनोनीत किया गया था? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्रैंको कुछ करके हम कल बता देंगे, नाम परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, आगे जो दूसरा बैठक जो हुआ था कब? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। यहाँ पे एस.सी. मुखर्जी बनते हैं। ठीक है, क्या देखिए वो एकाएक चुना गया था ना, नहीं समझ रहे हैं? एकाएक चुना गया था बैठक में, तो हटाने का कारण इसमें कुछ नहीं है। हटाने का कारण कहिएगा तो वरिष्ठ सदस्य के आधार पर चुना गया था, लेकिन जिसमें जो योग्यता की बात करें तो जो रहता है उसको बनाया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। 11 हो गया, 11 में 2 फिर जोड़ते हैं, यानी 13 दिसंबर 1946 को। उसमें क्या हुआ था? तो जो है प्रस्तावना को जो है संविधान सभा के बीच जो है प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, यानी उद्देशिका बोलते हैं। और आगे चल के जो है इसे स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावना को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक, आगे जो बताइएगा, हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में जो है सम्मिलित नहीं हुआ था। यानी किस देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुआ था? हैदराबाद का नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, और जो है प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। कितने जनसंख्या पे? 10 लाख पर 1 था। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रांतों का जो है प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या पर आधारित था। वो कौन कौन से समुदाय था? ठीक है, सिख, मुस्लिम और साधारण, वही सामान्य सही है, सिख, मुस्लिम और साधारण, ये 3 वर्गों में विभाजित था। अगला बताइएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संघीय संविधान समिति के बताइएगा अध्यक्ष। ठीक है, तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय ये प्रांतीय संविधान समिति बताइएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांतों को एक करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइए राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही है। अगला बताइएगा, संविधान सभा में जो है
महिलाओं की संख्या कितना था? 15 था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला, संविधान बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष। ठीक है, 11 महीना 18 दिन। और ये क्वेश्चन सभी लोग को आसान लगता होगा, बट ये समझ लीजिए इस बार बीपीएससी में भी पूछ दिया था और अच्छे लोग गलती कर लिए थे। कुछ नहीं होता है, उसमें मन में सीधा घूम जाएगा ना कि 11 दिन होगा कि 18 दिन होगा, ठीक है, या फिर 11 होता है, थोड़ा के ही होता है। तो ध्यान रखिए, आसान और भारी कुछ नहीं होता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, क्या हुआ? वो होता है, मन में आता है सही, जब ऑप्शन देखते हैं उस समय दिमाग भटकता है। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। अरे, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा। हम समझ रहे हैं। बताइएगा, संविधान सभा में जो है अंबेडकर जी का जो है पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था, और बंटवारे के बाद जो है बम्बई से हो गया था। ठीक है, यानी मुंबई से। ठीक, अगला बताइएगा, वित्त मंत्री जो है ये कौन बने थे? यानी जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है अंतरिम सरकार का जो है वित्त मंत्री लियाकत अली खान हो जाएंगे। और ये जो है जॉन मथाई को कौन सा मंत्री मिला था? जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। हम पूछ रहे हैं, सुनिए, हाँ, अंतरिम मंत्रिमंडल में ही पूछ रहे हैं। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय मिला था, अंतरिम सरकार में ही बात कर रहे हैं। जो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर 2 सितंबर 1946 को जो गठित किया गया था अंतरिम सरकार का, उसके तहत जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। ठीक है, और रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और गृह मंत्री तो सभी लोग को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, और श्रम मंत्री दोनों जगह एक ही है, जगजीवन राम हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, संविधान सभा का जो है प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को जो है संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। ठीक है, बताइएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक जो चला था संविधान का तीसरा वाचन, जो अंतिम वाचन था वो चला था। और इसमें जो है संविधान सभा को जो है यानी संविधान को जो है पारित कर दिया गया था। और इस दिन संविधान सभा के कितने सदस्य जो है उसमें उपस्थित थे? 284। ठीक है, 2 चौका 8। ठीक है, यानी 284, 2 चौका 8, 2 चौका 8, बीच में 8 आ जाएगा, 284। ठीक है, 284 सदस्य जो है जिस दिन जो है उस दिन उपस्थित हुए थे। ठीक है, जी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। चलिए, ठीक है, आगे बताइएगा। संविधान सभा में जो है क्यावें अधिवेशन में, संविधान सभा के क्यावें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? 7वें अधिवेशन में किया गया था। ये बताइएगा, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो है यानी मोहर पे जो किसका था? हाथी। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। महात्मा गांधी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था 7वें अधिवेशन में, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन। अगला बताइएगा, पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा गवर्नर जनरल के द्वारा कब किया गया? 26 जुलाई 1947। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1947 को जो है गवर्नर जनरल, देख रहे हैं यहाँ पे भी गवर्नर जनरल दे दिया है, समझ लीजिए, वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही है। 26 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला बताइए, प्रस्तावना में जो है ये प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ है, कब? 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत। और उसमें किस किस वर्ड को जोड़ा गया है? ठीक है, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। अगर देखिए, अगर वर्ड याद रखे तो आप बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, पास भी याद रख सकते हैं, PAS, पंथनिरपेक्ष, A से अखंडता और S से समाजवादी। ठीक है, पास, PAS, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। यानी अखंडता बोले तो एकता और अखंडता और समाजवादी, ये तीनों वर्ड को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। अगर देखा, संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, और किसके द्वारा कहा गया था?
देखिए हम बोले संविधान की प्रस्तावना को जो है, हाँ, संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया था? पालकी वाला परिचय पत्र कहा के.एम. मुंशी होना चाहिए, इसका जो है के.एम. मुंशी बोलते हैं। हृदय लाल कुंज नहीं वो नहीं होगा, फिर इसमें भी गायब हो गया। ठीक है, देखिए के.एम. पालकी वाला के द्वारा क्या कहा गया था? वो जो है प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया था, परिचय पत्र कहा गया था। ये संविधान की कुंजी कहा गया है अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर के द्वारा तो जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, बता देंगे इसको भी कल जो है ना, क्लियर करवा दें एक बार जो है ना, मिसलेनियस में जब चलेगा ना सारा आ जाएगा वहां पे। ठीक है, आगे बताइएगा। बताइए प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, नहीं किया जा सकता है। और यह निर्णय जो है कब लिया गया था? 1957। ध्यान से समझिए, 1957 की बात करते हैं, जो कि आया था यह यूनियन ऑफ जो है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल जो 1957 में आया था। इसके तहत कहा गया था प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। बताएगा सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में का जो है सबसे पहला? अमेरिका। कब लागू हुआ था? 1789। अमेरिका तो स्वतंत्रता हुआ है 4 जुलाई 1776 को। 13 साल बाद 1789 में जो है अमेरिका में जो है संविधान लागू किया। क्या हुआ? ठाकुरदास भार्गव, सही है। प्रस्तावना को जो है कुंजी कहने ये ठाकुरदास भार्गव हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव। बताइएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च कौन होगा? संविधान हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? भारत का हो जाएगा। और सबसे बड़ा संविधान किस देश का? ब्रिटेन का हो जाएगा, जो कि अलिखित है। ठीक है, बताइए भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की व्यवस्था किया गया न्याय में। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। अब ये बताना है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से होगा प्रेरित। और जो है एकता, अखंडता एवं बंधुत्व जो है ये फ्रांस से। हाँ, फ्रांस की क्रांति से ही, फ्रांस से ही हो जाएगा। क्या हुआ? 1789। ठीक है, अगला बताएगा कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता हो जाएगा। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का व्यवस्था किया गया है। और स्वतंत्रता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 प्रकार का। कौन कौन होगा? विचार, अभिव्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ विश्वास, धर्म एवं उपासना। ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था। क्या बोले? कोई दिक्कत? विचार, विश्वास, धर्म, उपासना। हाँ, ठीक है, ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की जो है। ठीक, देखिए याद करने का कई तरीका है, कहीं पे हम बताते हैं। यदि क्या हुआ? नहीं, अच्छा याद तो बहुत लोग किए ही होंगे। मिडिल पहले तो चलता ही था प्रस्तावना हर स्कूल में। हाँ, वही हम बता रहे हैं, तो ये चलता था, वो अब खत्म हो गया। बहुत कुछ चलता था। प्रार्थना को लोग को याद है? अभी बहुत कम होंगे, उतना ही याद होगा। ठीक है, वो सबको याद है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु। ठीक है, हम बात करते हैं तो होता बहुत कुछ था। अब कहिएगा तो टेबल तो बच्चा से लेके सब दिन पढ़ते आए हैं, अभी 20 तक टेबल नहीं हो पाता है सबसे। ये हकीकत यही है। ठीक है, मानिए इस चीज को। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है ना, रियली बताते हैं, जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी का स्पेलिंगो सबका गायब होते जा रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना? ठीक है,
नहीं वही चीज आप, हाँ नहीं जरूरी है ये चीज, ठीक है। अगर जैसे फरवरी भी बोला जाए तो बहुत आदमी को लगता है फरवरी का स्पेलिंग FER होगा या FAR होगा, ठीक है, इसके चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज कॉमन चीज है, ध्यान देते रहिएगा इस सब। चलिए, इसलिए पहले क्या पढ़ते थे उस चीज को भूल जाइए। अभी क्या था कि जो है संविधान में कुल कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? 5 प्रकार का ना, सॉरी न्याय बोलते हैं। स्वतंत्रता की बात करते, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। पहला क्या बताए? विचार, हाँ, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। उल्टा पुल्टा कैसा हो याद रखिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत जिनको कंफ्यूजन होगा ना, 5 का पहला वर्ड लेके एक वर्ड बना लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कहिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा तभी ही बना के हम बता देते हैं। देखिए, किसी के विचार को जो है यानी अभिव्यक्त करते हैं, उस पर क्या होता है? विश्वास कर लेंगे, और धर्म उपासना ऐसे बोलेंगे। कुछ है नहीं, 2-4 बार पढ़िएगा, अपने याद होगा, फालतू में फंस रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 जो है, यानी 1935 को जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है किस पर पड़ा है? संविधान पे पड़ा है, संविधान पे पड़ा है, यानी गहरा प्रभाव पड़ा है इसको तैयार करने में, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन। प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ वित्तीय आपात अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद बताइए, गलत हो जाएगा। सुन लीजिए, राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, हम भी वही चीज बता रहे थे, ठीक है। राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अमेरिका नहीं होगा। जबकि मन में यह आ जाता है कि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति है नहीं, ठीक है, मन में आ जाता है, तो इस चीज को इसीलिए राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन में महारानी होते हैं ना, ठीक है, हाँ, राजा होते, उसी तरह से यहाँ जो है राजा, राष्ट्रपति का निर्वाचन तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला तो संसाधनात्मक प्रणाली जो है तो ब्रिटेन, यानी संसद से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं हैं लगभग ब्रिटेन से ही है, ठीक है। अगला बताइएगा, विधि का शासन ब्रिटेन से ही हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान ये भी ब्रिटेन से ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, विधि का शासन ब्रिटेन, हाँ, विधि का शासन तो बोल ही रहे ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, ठीक है। विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण अमेरिका। वो जो विधि का संरक्षण की बात करते हैं जो है कि अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग जो है 2 प्रकार का अधिकार मिलता है ना, विधि का समान संरक्षण और विधि का समान समानता, ठीक है। एक समानता और दूसरा संरक्षण। तो समानता की बात करें तो देखिए, संरक्षण फंस गए, संरक्षण अमेरिका होगा। और ये क्वेश्चन भी इस बार बीपीएससी में पूछा था कि विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से है, तो ये अमेरिका के संविधान। संरक्षण यानी समझिए रक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा? अमेरिका करेगा, जो कि भारत का अभी वर्तमान में फ्रेंडली कौन चल रहा है? अमेरिका ही चल रहा है। इस आधार पर भी ध्यान रख सकते हैं। और समानता की बात करेंगे तो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का समान समानता ब्रिटेन, समान संरक्षण अमेरिका, ठीक है। इसलिए आगे संघात्मक विशेषताएं जो है, संघात्मक कनाडा हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया। अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होगी, ये कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो होता है ये भी कनाडा के संविधान से। हाँ, हम अभी बताएं केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्ति मिला है किस देश के संविधान से? जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। और एक में आ जाता है वित्तीय आपात की बात आता है तो अमेरिका के संविधान हो जाता है, ठीक। बताइए, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है साहित्य, कला या विज्ञान में, समाज सेवा के आदि क्षेत्र में जो है, हाँ, ये किस देश के संविधान से लिया गया है?
दक्षिण अफ्रीका होगा, चुनाव ऑस्ट्रेलिया ना होगा, क्योंकि आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, ये कहां से, आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। ठीक है, ये सब कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है। ठीक है, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात करेंगे ना, तब जाके दक्षिण अफ्रीका होगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, हाँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया भी ये दक्षिण अफ्रीका ही हो जाएगा। अगला होता है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, रूस हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहां से होगा, अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, ये अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बताएगा गणतंत्रात्मक और जो है और प्रस्तावना के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श जो है, ये फ्रांस की क्रांति से हो जाएगा, फ्रांस से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अब अनुसूची देखते हैं, 12 अनुसूची को एक बार में। ठीक है, पहला अनुसूची बताइए क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुसूची बताइएगा वेतन भत्ता। तीसरा की बात करें शपथ। चौथा की बात करें, ठीक है, हाँ, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, चौथा। पांचवा बताइएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में के प्रशासन के लिए पांचवा हो जाएगा। छठा AMTM यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय, ठीक, हम जान रहे हैं। ठीक है, सब लोग को सुन रहे हैं कि नहीं, सब लोग बोर होइएगा, बताइएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ नहीं, ये 12 का 12 अनुसूची है, एग्जाम में एक ना एक रह ही जाता है। ठीक है, इसको बार बार कोशिश करिएगा सुनने का। पहला ध्यान से, आप लोग कम बोलिएगा, थोड़ा कम जोर से। पहला अनुसूची भारत राज्यों के संघ। दूसरा की बात बताएं तो वेतन भत्ता, और तीसरा शपथ। दूसरा तीसरा में कंफ्यूजन होता है कि किस में वेतन भत्ता होगा, किस में शपथ होगा। कैसे क्लियर करेंगे, आपको यदि कोई काम दे, कोई आदमी काम देगा, आप क्या कहिएगा, पहले कितना पैसा दीजिएगा, यही ना पूछिएगा, कितना पैसा मिलेगा यानी कितना सैलरी। और काम जानने से, काम बता दिया गया, पैसा नहीं बताया, कहा पहले कसम खाओ अब क्रिया खाओ, समझ रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो पहले की बात करते, पहले वेतन भत्ता क्लियर होगा, तब जाके हम कसम खाएंगे, यानी पैसा कितना देना है। इसे याद हो जाएगा कि सेकंड में क्या है, वेतन भत्ता है। दूसरा, तीसरा में क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। चौथा की बात करें तो राज्यसभा का, हाँ, राज्य यानी राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा। पांचवा में क्या हो जाएगा, तो अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन। छठा की बात करें तो 4 राज्य है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जितना दिन हम सेट बनाए थे, सबसे ज्यादा बार गलती होता था इसी में, क्योंकि AMTM भी तो याद हो ही जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि मेघालय के जगह पे मिजोरम करे कि मणिपुर करे। और ऑप्शन में मणिपुर लाके वही होता है, कंफ्यूजन होता है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ये 4 राज्यों का जो है प्रशासन के बारे में विशेष अधिकार दिया गया है। और ये कितना छठा था। 7वां की बात करें तो सूची वाला जो है, हाँ, 100 से 7, 100 से सूची यानी संघ राज्य संवर्ती सूची की बात करते हैं, 7वां अनुसूची। 8वां में भाषा हो जाएगा, जो मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 भाषा हो जाएगा, 8वां। 9वां की बात करें तो क्या हो जाएगा, नौवां, जो कि आप जानते हैं मूल संविधान में 8ही अनुसूची था। 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 1951 में, जिसे भूमि हस्तांतरण संबंधी बात है। 51 ये हो गया 9वां। 10वां में बताइएगा क्या होगा, दल बलम। ठीक है, हाँ, जो कि 10वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, इसके बाद 11वां अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कितना विषय है, ठीक है, पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय है, जो कि कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और इसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका नगर निगम कब ऐड किया गया, 74वां संविधान संशोधन 1992। 93 ही देता है अनुच्छेद, ये इसमें में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसके साथ ये बताना है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितना विषय था, 18 हो जाएगा। यानी 11वीं में जो है 29 था, और 11वीं में से 11 घटाइएगा तो 12वीं में 18 चले जाइएगा। ठीक है, ये हो गया, यानी 12वीं अनुसूची एक बार में खत्म हो गया। ठीक है, और आगे यानी इसमें आ जाता है बीच में 7वीं अनुसूची में कुछ कंफ्यूजन आता है। तो 7वीं अनुसूची में क्या होता है कि जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो मूल संविधान में जो है संघ सूची में कुल कितना विषय था, क्या पूछ रहा है, मूल संविधान में 97 था, वर्तमान में 100 है। ठीक है, 100 है। इसके साथ साथ संविधान में जो है वर्तमान में बात करें तो राज्य सूची में कितना विषय है,
वर्तमान में 61 है, मूल संविधान में 66 था, उसमें से जो 5 बचा उसको ये जो है समवर्ती सूची में लाकर पहले 47 था, वर्तमान में 52 हो गया है। यानी वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में कितना विषय है 52, राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है ये बताइएगा। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है, वही चीज है जिसमें 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। ठीक है, 28 8 9 बोला गया, 8 28 8 ही होगा। ठीक है, पता नहीं क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन मन में सोच रहे थे। एक बताइएगा, देशी रियासत से संबंधित जो था, यानी भारतीय संघ का अंग बनाने में जो है 2 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। एक तो सरदार पटेल जानते होंगे, दूसरा व्यक्ति बीपी मेनन हो जाएंगे। ये यही पूछ रहे थे। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना, ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास, संसद के पास है। और अनुच्छेद 3 में क्या हो जाएगा, ठीक है, सुन लीजिए, वर्तमान राज्यों के सीमा या फिर नामों में परिवर्तन जो होगा वो जो हो जाएगा अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद देखिए, एक जगह प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश है, दूसरे जगह क्या है, नए राज्य का स्थापना है। ठीक है, जैसे अभी हम बोले जम्मू कश्मीर से जो है यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो एक को ही 2 बनाया गया। ये जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा, तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नए राज्यों का यदि स्थापना करते तो अनुच्छेद 2 के तहत, हाँ, यदि प्रवेश यदि जैसे दूसरा करते तो वो प्रवेश होता तो 2 के अंतर्गत होता। यानी पाकिस्तान को मिलाएंगे, हाँ, तो अगर दूसरे किसी को मिलाएंगे तब ना होगा। ठीक है, अभी 1 से 2 यदि हम किए वो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिए, 1 2 3 आ जाएगा मन में। ठीक है, 1 से 2 किए यानी 1 2 3, और 1 2 3 को मिलाकर यानी लागू करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 4 में है, यही है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 यानी कि भाग 1 में कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक भाग हो जाएगा। इसके बाद भाग ही आगे, भाग 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्य संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ही हो जाएगा भाग 1 में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है ये बताना है, नागरिकता जो अनुच्छेद कहां से तक 5 से 11 तक। भाग 3 में बताना है अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हो जाएगा। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हो जाएगा। और 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 का क में हो जाएगा। भाग 5 में बता दीजिएगा, संघ संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 ही हो जाएगा, जिसमें संघ की चर्चा है। भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। भाग 5 अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक को भाग 5, और अनुच्छेद 152 से 237 तक है भाग 6 में। ठीक है, जो कि राज्य की बात है। ठीक है, भाग 7 को जो है संविधान का एकमात्र भाग जिसे निरस्त कर दिया गया है, वो भाग 7 हो जाएगा। फिर भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में क्या है, संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। यानी कहने का तो संघ भी है, राज्य भी है, यानी केंद्र राज्य दोनों अलग अलग पढ़ रहे थे। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य, दोनों को एक जगह किया भाग 8 में। और इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए भाग 11। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी कंफ्यूजन होता है इसमें भी कि भाग जो है भाग 5 में संघ हो गया, 6 में राज्य हो जाएगा, और 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इस दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए भाग 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच में जो है भाग 9 में आता है, जो कि पंचायत से रिलेटेड है। भाग 9 में पंचायत, और 9 का क और ख बाद में जोड़ा गया था। तो 9 के क में क्या है, 9 के क में, ठीक है, नगर पालिकाएं, और 9 के ख में सहकारी समितियां हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में संविधान में कुल कितना भाग है ये बताना है। सुन लीजिए, देखिए, वर्तमान में भाग 25 है, गिनती की संख्या में आ जाता है 22 आता है। 1 से लेके 22 तक गिनती की संख्या किसको बोलेंगे, 25 काहे बोलते हैं, भाग 25 काहे नहीं बोलते हैं,
नहीं। देखिए, हम मेरी बात को नहीं समझ रहे, हम आप बता रहे हैं ऐसे। देखिए, या तो 25 नहीं तो 22, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। और ये जो है बाद में जो है कौन कौन सा भाग जोड़ा गया था ये बताना है। पहले 4 का पहले तो 4 का क जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया, 14 का क जोड़ा गया, 14 का क, ये 4 को जोड़ा गया, 7वां को निरस्त किया गया तो 3 ही बचा। ठीक है, 3 ही बचा, 22 था, 22 3 25 हो जाता है। कहीं पे कुछ देता है, इसे भाषा में दे देता है। अगर बोले जाए तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 जो है गिनती की संख्या इसी को बोलते हैं। मेरी बात को सिर्फ समझिएगा, गिनती की संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो कहाँ तक गिनते हैं, 22 तक ही ना गिनते हैं। और संख्या में टोटल 25 हो जाता है। संख्या भी यदि बोले तो जो 4 का क शामिल होता है, फिर जो 9 का क और 9 का ख शामिल होता है, फिर 14 का क शामिल होता है। 7 है ही नहीं। ठीक है, आगे बताइएगा। भाग 12 जो कि इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, वित्त, संपत्ति और संविदाएं, जिसमें बताए थे एक जो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बताए थे कि संपत्ति का अधिकार जो है, ठीक है, जो क्या में यानी कि अभी वर्तमान में जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो 300 से क बोल देते हैं। और क्या में भाग में है, तो भाग 12वां में है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अधिकरण भाग 14 का क में जोड़ा गया था। और भाग 14 में क्या है, संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाएं जो होती है, जना यूपीएससी बीपीएससी जैसे कि बोलते हैं। यूपीएससी बीपीएससी किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 14 के अंतर्गत आता है। भाग 15 में बताइएगा क्या है, निर्वाचन, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में बताइएगा क्या है, अनुच्छेद नहीं पूछ रहे हैं, अवसर की समानता बोल रहे हैं हम, भाग पूछ रहे हैं भाग 16 में क्या है। ठीक है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, भाग 16 के अंतर्गत ही है। ठीक है, आगे बताइए। भाग 17 बहुत इंपोर्टेंट है, राजभाषा हो जाएगा। भाग 18 बता दीजिए, आपात उपबंध हो जाएगा, यानी आपात उपबंध। और भाग 19 प्रकीर्ण हो जाएगा। भाग 20 संविधान संशोधन। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन जो है या विशेष उपबंध जो है वो 21 के तहत और 22 के तहत जो है संक्षिप्त नाम। ठीक है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत जो है ये। बहुत समय हो जाएगा, कितना पेज हुआ, नहीं खत्म हुआ होगा अभी। 7वें पेज पे चल रहे हैं, 3 पेज है, क्या चलने दे। आज कोई बात नहीं है, देखिए थोड़ा सा, हाँ कोई बात, इसको पूरा करेंगे ही। ठीक है, और पूरा एक एक लाइन को तो लेके चलने रहे हैं, एक एक लाइन को लेके चलेंगे तो पता चलेगा 2-3 घंटा कम पड़ जाएगा। आगे बताइएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आगे महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के साथ गुजरात का भी हुआ है 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 अक्टूबर आंध्र प्रदेश को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र एवं गुजरात 1 मई 1960। ठीक है, इसके साथ साथ जो है नागालैंड 1 दिसंबर 63। और 1963 में एक राज्य और हुआ, नहीं 66 में हो जाएगा, 66 में। हाँ, हरियाणा पंजाब जो है 1966 के अंतर्गत है। नागालैंड 63 होगा, हरियाणा जो है हरियाणा पंजाब ये कब हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पूछा जाता है 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। MMT मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 72। हाँ, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 72 हो जाएगा। 1972 जो कि कितना है, तो 21 जनवरी 1972। आगे बताइएगा, सिक्किम तो सभी लोग को पता होगा 1975, जो कि डेट 26 अप्रैल 1975 सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है सिक्किम के बाद मिजोरम आता है 87। ठीक है, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये तीनों जो है 87 में आता है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87 में तीनों है। 20 फरवरी है अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है। गोवा जो है 30 मई को हुआ था, गोवा स्थापित 30 मई 87 को हुआ था। और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को हुआ है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सभी लोग को पता होगा। ठीक है, 36 उत्तरा झारखंड। ठीक है, 1-9-15 36 उत्तरा झारखंड, ऐसे ध्यान रखिएगा। 36 एक आदमी का नाम है। उत्तरा कहाँ, झारखंड में, कब, तो 2015 में। ठीक है, यानी 1-9-2015, 1-9-15 करेंगे, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर जो है 15 नवंबर। ठीक है,
हाँ 1915 2001 नवंबर 9 नवंबर 15 कोई दिक्कत नहीं, हम बताए 1915, ठीक है, तीनों नवंबर मंथ में है ही, ठीक है। 2000 में भी है तो ज्यादा चीज याद रखने का जरूरत नहीं है। 36 उत्तराखंड एक क्रम हो जाएगा 1915। और ये तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में ना, तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में। और मणिपुर मेघालय मिजोरम का जो है ये हुआ था 2000 में, तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना। हाँ, ये तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में। सही है, आप देख चेक कर दीजिए, सही है, सेंस रखिए, ठीक। आगे बताइएगा, जो है भारत में जो है क्षेत्रीय परिषद जो है कितना गठित क्षेत्रीय परिषद है? 5 ही है, ठीक है। वो छठा जो है पूर्वोत्तर परिषद को जोड़ा गया है, ठीक है, वो बाद में जोड़ा गया है। अब 5 की बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद की संख्या टोटल 5 ही है, जिसमें 5 में आता उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मध्य में यानी बीच में इलाहाबाद पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का तो पूर्वी कोलकाता हो जाएगा। इसके बाद है पश्चिमी क्षेत्रीय, पश्चिम में मुंबई हो जाएगा। और एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद तो चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। और पूर्वोत्तर परिषद शिलांग हो जाएगा ना, ठीक है, जो कि 1971 में तैयार किया गया था और 72 में अस्तित्व में आया 8 अगस्त 1972। आगे बताइएगा, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को जो है नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके तहत दिया गया है? हम जानते थे, इसलिए 1955 नागरिकता अधिनियम बोले ही नहीं, हम डायरेक्ट चले गए हैं, ठीक है। सीधा नागरिकता अधिनियम कुछ आता है 1955 लोग टिक लगा के निकल जाते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन क्या पूछे थे कि माँ जो है यानी कि माता की नागरिकता के आधार पे विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता जो है किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत दिया जा रहा है? 1992 के नागरिकता जो है संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के। जी, क्या वो नहीं समझ आया? हम जो अपने भाषा में बोल दिए कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को जो है भारत की नागरिकता कैवे नागरिकता संविधान संशोधन के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। 92वां नागरिकता संविधान संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम हो जाएगा 1992। अगला बताइएगा, प्रारंभ से जो नागरिकता दिया जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 5 में जो है प्रारंभ से नागरिकता हो जाएगा। 6 में क्या होगा? पाकिस्तान से प्रवर्तन। हाँ, जो विदेश से आने वाले यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को जो है अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग, यहाँ से जाने वाले को अनुच्छेद 7 के अकॉर्डिंग। और 9 जो है यदि आप कहीं का संविधान यानी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ से स्वतः खत्म, यानी 9 मतलब नहीं रहेगा। यदि दूसरा ले लीजिएगा तो यहाँ वाला नहीं रहेगा। 10 में क्या है? नागरिकता को जो है बने रहेगा, यानी बना रहेगा आपका सदैव, इसको संसद अभिरक्षा करेगा, ठीक है। इसके तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जो है संविधान लागू होने के अर्थात यानी कब से दिया जा रहा है? तो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पूर्व जो है जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया है और उसके पश्चात जो लिया है उसको माना जाएगा कि वो भारत का नागरिकता है। और आगे यदि उसके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, अगर भारत का कोई एक नागरिक होता माता पिता में से, तो जो यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना संविधान, तो उस दिन से यदि उसके बाद कोई विदेश में जन्म लिया है तो अगर उसके माता पिता यदि यहाँ के नागरिक नहीं है तो वो भारत की उसे नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक है तो उसके संतान को जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। आगे जो है और वंश परंपरा भी वही हो जाएगा। वंश परंपरा तो वही माता पिता के अकॉर्डिंग होगा जो कि 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग ही है। और देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी नागरिकता मिलता है, ठीक। टोटल 5 प्रकार से है, यानी नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? टोटल 5 विधियां है, जिसमें पहला तो जन्म से हो जाएगा, दूसरा वंश परंपरा से हो जाएगा, तीसरा की बात करें देशीयकरण द्वारा, चौथा की बात करें पंजीकरण के द्वारा, और 5वां के द्वारा जो है भूमि विस्तार। यदि कहने का पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को यदि अपने देश से मिला लिए है तो उस क्षेत्र के वाले लोग को भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यही भूमि विस्तार होता है। क्या हुआ? पाकिस्तान को मिलाएंगे आर्टिकल 2 जाइएगा मिलाने, ठीक है। गांधी जी चले गए, ठीक है।
गांधी जी का तो एक्चुअल मामला तो यही था, भारत पाकिस्तान के मामला के कारण ही गोली मारा गया था उनको। ठीक है, बताइएगा। हाँ, बताइएगा देशीयकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने का जो विधि है उसमें कितने वर्ष तक व्यक्ति को जो है भारत में रहना पड़ता है? वर्तमान में पहले 10 था, अब 7 कर दिया गया। बाद में उसको 5 साल किया गया, अभी 10 साल कर दिया। पहले 10 था, अब 7 किया। सुनिए, हम नागरिकता पहले सुनिए, हम जान रहे हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत जो है वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति विदेश का है, भारत में यदि चाहते हैं नागरिकता, तो वो 10 साल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 10 साल रहेंगे, और जो कि पहले यह अवधि 5 साल था, अब 10 साल वर्तमान में कर दिया गया है। ठीक है, देखिए हम बताते हैं ना, वो भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर अभी हम क्या पूछे थे, हम देशीयकरण के द्वारा पूछे थे ना, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हम देशीयकरण के द्वारा पूछे हैं, देशीयकरण के द्वारा यदि नागरिकता प्राप्त करना होगा तो वर्तमान में 10 साल रहना पड़ेगा, पहले 5 साल था। और पंजीकरण के द्वारा यदि जिन्हें नागरिकता प्राप्त करना होगा, जो पंजीकरण के माध्यम से करेंगे, अब उन्हें कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होता है, और पहले यह अवधि ये 6 महीने था। पंजीकरण वाला देखिए, हाँ पंजीकरण की बात करते हैं, उसमें जो है पहले यह 6 महीने था, अब जो है कम से कम उन्हें 5 साल तक रहना पड़ेगा। और देशीयकरण के हिसाब से यदि अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए वर्तमान में 10 साल, पहले यह 5 साल था। ठीक है, और क्या किस संशोधन अधिनियम के तहत है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत है। ठीक है, और 86-92 में फिर अधिनियम आता है, उसके तहत जो है माता के जन्म के, हाँ माता के आधार पर जो है नागरिकता। ठीक है, बताइएगा मैग्ना कार्टा ये किस भाषा का शब्द है? हम जानते थे, गलती हो गया ना। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, जो कि मैग्ना कार्टा का पर हस्ताक्षर 1215 में जो होता है इंग्लैंड में, 1215 का ही है ये। जॉन। अगला बताएगा मौलिक अधिकार को ही जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो यानी भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है रीट जारी करेगा? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जो है यहाँ और हाई कोर्ट कितना के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्या हुआ? कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र नहीं देखते, गांव भर में केस होता है ना, सीधे कहता है कि यहाँ से नहीं सुना है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? क्यों नहीं जा सकते हैं? मौलिक अधिकार की स्थिति में जा सकते हैं आप। ठीक है, अगला बताइएगा मौलिक अधिकार का जो है मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मौलिक अधिकार 1931 ना, कितना कन्फ्यूजन होता है। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में जो है मौलिक अधिकार सर्वप्रथम आती है। ठीक है, और 1931 में जो मौलिक अधिकार की बात करें तो 1931 में ही जो है महात्मा गांधी को पहली बार ये फील हुआ था कि मुझे कोई मार भी सकता है। ठीक है, इसलिए कहते गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, उसी बार कहा गया था 1931 के कराची अधिवेशन में, गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। क्या हुआ? एहसास हो गया था। एहसास क्यों नहीं होगा? क्योंकि गांधी जी से गलती हो गई थी एक साथ, बस 5-10 मिनट। ठीक, चाबी छोड़ दीजिएगा, ऐसे लॉक कर नहीं कीजिएगा, बैग लेके नहीं आए हैं। ठीक है, तो जो है ये क्या बता रहे थे? हाँ, 1931 में क्या गांधी जी को अफसोस हो गया था? हाँ, ये कहने के लिए इसलिए आया था क्योंकि जो है गांधी जी और इरविन के बीच जो है टोटल 11 सूत्री मांग पर विचार चल रहा था। ठीक है, गांधी जी का जो है गांधी इरविन समझौता सभी लोग को पता है। गांधी इरविन समझौता में गांधी जी का टोटल 11 मांग था, और 11 मांग से 10 मांग को जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा मान लिया गया था, और एक मांग को ही ठुकराया गया था। और वो मांग कौन सा था? जो भी वर्तमान में कैदी है, यानी कि जो जिनको सजा जो है, यानी वैसे जो राजनीतिक कैदी है, यानी राजनीतिक कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए राजनीतिक कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस वजह से जो है ये गांधी जी भी मजबूर होकर कह गए चलो चलने देते हैं। और यदि वो चाहते
तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों को फांसी नहीं होता। और 5 आप सभी को पता है 5 मार्च या कहीं कहीं 4 मार्च 1931 देता है गांधी इरविन समझौता, और आगे चल के जो है 23 मार्च 1931 को भी जो है तीनों को फांसी हो जाती है। तो बहुत अंतराल भी कम होता है, ठीक है। रात में देता है, रात में देता है 24 मार्च को फांसी दे देगा टाइम। हाँ, और वही बात है, तो जल्दीबाजी में दे दिया, क्योंकि भारतीय का विरोध होता ना कि समय उस समय है तो उस समय होता, विरोध होता तो दिक्कत हो जाती। इस वजह से तो युवा सब में जो है गांधी जी के खिलाफ हो गया था। हाँ, गांधी जी का खिलाफ हो गया था, इसलिए गांधी जी को लगा कहीं हमें को ना मार दें, ठीक है, इसलिए बोले थे गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। आगे बताएगा मौलिक अधिकार में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जाता है। मौलिक अधिकार का जो है यानी कहने का मतलब इसका जो है अल्पीकरण किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग है मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण यानी कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग जो है राज्य का परिभाषा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 12 के अकॉर्डिंग है मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग। और 12 या 36 बोलते हैं तो वो नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग जो है 36 अनुच्छेद 36 के तहत राज्य का परिभाषा है। अब आगे चल के क्या है, अनुच्छेद 13 हो गया, 14 से लेकर 18 तक जो है समता या समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर आगे चल के स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। फिर आगे चल के जो है 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। और फिर आगे चल के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के अकॉर्डिंग है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 हो जाएगा। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। ये अभी रहने देते यही, कल अनुच्छेद 14 से चलेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं कर देते हैं उसको। आगे जो है इसके आगे पढ़ लीजिए कंप्लीट करके, यानी बता देते हैं अनुच्छेद 14 से लेके पेज नंबर बता देते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, देखिए पेज कितना हुआ पता नहीं चला है, बता दे रहे हैं आप लोग को। पेज नंबर 215 है, नयका वाला लुसेंट मौलिक अधिकार वाला जो है उसके नीचे समता या समानता के अधिकार के आगे पढ़ना है। और आगे पढ़िएगा, ज्यादा नहीं 6-7 पेज ही करिएगा क्योंकि नहीं हो पाता है 1 घंटा के अंदर, ठीक है। तो 7 पेज पढ़ लीजिएगा जहां तक में कंप्लीट हो। क्या हुआ? हाँ, क्यों इसी टाइम में चलेगा, आप कंटिन्यू।